अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज का प्रोग्राम इंतहाई दुख और अफसोस के साथ मैं कर रहा हूँ। और ये है बर सग़ीर पाक व हिंद के एक बहुत नामवर लेजेंड जनाब जगजीत सिंह की याद में हम कर रहे हैं, क्योंकि जगजीत सिंह अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। वो अपने खालिक हकीकी के पास जा चुके हैं, लेकिन उनका जो फ़न है, उनकी जो आवाज़ है और उनकी छोड़ी हुई जो यादें हैं, वो हमेशा हमारे दिलों पे ना सिर्फ राज करेंगी बल्कि हमारे साथ साथ रहेंगी। और जगजीत सिंह का शुमार उन चंद खुशनसीब लोगों में होता है जिन्होंने तकरीबन 3 जनरेशन्स को रूल किया है। और बहैसियत गज़ल सिंगर के उन्होंने ना सिर्फ बुज़ुर्गों में और मिडल एज लोगों को बल्कि यूथ को भी बहुत इंस्पायर किया। 1976-77 में जगजीत सिंह का एक पंजाबी गीत पाकिस्तान में सबसे पहले जो हिट हुआ वो था कुर्ती मलमल दी। और कुर्ती मलमल दी के बाद उनका एक एल्बम आया जिसमें अमीर मिनाई की एक गज़ल या एक नज़म के सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, वो बहुत मकबूल हुई। और इसी में उसका जो मक्ता था इस गज़ल का, वो उसको जगजीत ने 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेश किया। कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस में कि अगर कोई लखनवी बात कर रहा हो तो किस तरह करेगा और अगर कोई पंजाबी कर रहा हो तो किस तरह करेगा। कि जो शेर था कि वो बेदर्दी से सर काटे हैं अमीर और मैं उनसे कहूँ हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। 2004 में जगजीत सिंह पहली बारी पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत शेर पढ़ा और उससे उन्होंने वहाँ पे मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर इसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला। और जगजीत साहब से मेरी पहली मुलाकात मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर हुई थी। एक पैसेंजर जैसे वेट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स के लिए, और उसके बाद वो दोस्ती में और दोस्ती के बाद इंतहाई एहतराम के रिश्ते में वो तब्दील हो गया। जब वो पाकिस्तान आए तो बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि उन्होंने यहाँ पे बहुत चैरिटीज़ को और कुछ इन अफराद को भी डोनेशंस दी। और उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे और जो भी उस वक्त मीडिया के दोस्त उनके साथ थे रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम ना कभी सामने आए। आज हमें बहुत बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं जगजीत सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए। सबसे पहले कि उनके काम के मुतल्लिक, क्योंकि काम उनका सबसे पहले आएगा, उनके काम की वजह से उनकी शख्सियत का तारुफ हुआ। उनके काम के मुतल्लिक हमारे साथ हैं बरसगीर पाक व हिंद की सबसे बड़ी लिविंग लेजेंड लता मंगेशकर जी। लता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन खरी बात। हमें आप बताएं जगजीत साहब के हवाले से आप हमें क्या बता सकती हैं और उनके काम के हवाले से। सजदा के वक्त हमने मिल के काम किया था, मैं रोज़ ही वहाँ जाती थी और जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया था कि गज़ल मैंने आपके लिए ख़ास चुनी है, ये है। बहुत सारी गज़लें उन्होंने पहले मुझे सुनाई पढ़ के, मुझे कहा इसमें आपको जो ठीक नहीं लगे मुझे बताइए, मैं इसको बदल दूंगा। और सभी गज़लें अच्छी थी और मैंने सिर्फ उनको ही रिक्वेस्ट की थी कि उसमें आप भी गाएंगे, मैं अकेली नहीं गाऊंगी। तो कुछ हमारे डुएट्स भी थे, उनके कुछ सोलो थे, मेरे कुछ सोलो थे। इस तरह से हमने वो रिकॉर्ड किया था और इतना अच्छी तरह से समझा देते थे। और जब रिकॉर्डिंग होती थी तो हर बात पे मतलब वो कहते थे कि ये मुझे इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, और मैं कोशिश करती थी और उनको कहती थी ये ठीक हो रहा है ना, तो वो बहुत खुश थे। और जब रिकॉर्ड आया इतना चला कि वो मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अभी एक रिकॉर्ड से नहीं, अभी हमको और एक रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कुछ मैं भी ज़्यादा उस वक्त फिल्म के काम में बिजी थी और वो भी अपने प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, तो वो बात कभी बनी नहीं। कभी कभी मुझे बहुत डर भी लगता था कि जिस तरह ये चाहते हैं वो मैं गा सकूंगी या नहीं। मतलब मुझे कभी कभी इस तरह एक सवाल मेरे मन में आता था, पर उन्होंने बहुत अच्छे तरह से समझा के कर लिया। मतलब छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि मैं इस तरह चाहता हूँ
इस तरह अगर हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो उन्होंने मुझे समझा के और मुझे बहुत प्यार से, मतलब बहुत मेरे साथ उनका बहुत अच्छा था, बहुत मुझे मेरी इज्जत करते थे, बहुत प्यार करते थे। जी लता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि कुछ चीज़ें हमने पहले रिकॉर्ड की थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले। मसलन आप बीच में सुनेंगे गुलजार साहब की भी बात, जब वो मेरे से बात कर रहे थे कुछ आधा घंटा पहले, तो गुलजार साहब से बात नहीं हो पा रही थी। और बल्कि एक बार उन्होंने मुझे झड़क भी दिया, उन्होंने कहा कि अभी तो मॉर्ग में उनकी बॉडी है, तो हम अभी से क्यों ये कर रहे हैं। बट बहरहाल आपको भी मैं सुनवाऊंगा कि गुलजार साहब क्या कह रहे थे। इस वक्त पाकिस्तानी मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम, ऐसा नाम जिसे कहते हैं कि वो आया, उसने गाया और उसने आसमान को छू लिया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं जगजीत सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए। जनाब नाहिद अख्तर साहिबा। नाहिद अख्तर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मुबशर लुकमान साहब, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाहिद बीबी, मुझे आप, क्योंकि बहुत बड़ा आपका नाम है, आपका मकाम है, आप बहुत मुझे, मेहरबानी आपकी। आप जगजीत साहब के बारे में क्या बता सकती हैं? जी मुबशर लुकमान साहब, मैं अभी आप ही का प्रोग्राम देख रही थी, तो उसमें लता जी ने बड़ी टेक्निकली बातें बताई या कि उन्होंने किस तरह से उनसे सिंगिंग के वो जो रमूज व औकाफ वो सीखे या उनको बताए। तो दिल बहुत इस वक्त दुख में है। आप यकीन करें कि इस वक्त ये कैफियत है कि इसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। इस वक्त आंखें नम हैं और दिल बहुत दुखी और रंजीदा है। और मुबशर लुकमान साहब, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, एक धक्का सा लगा है कि जगजीत सिंह जो कि मौसीकी की दुनिया का इतना बड़ा नाम, और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए हमसे नाता तोड़कर चले गए। आई डोंट बिलीव दिस, यकीन नहीं आ रहा। मैं समझती हूँ कि जगजीत सिंह मौसीकी की दुनिया का वो वाहिद बड़ा नाम है जो कि गजल या गीत हो, इतनी महारत और फीलिंग्स से वो गाते थे कि सुर उनकी आवाज के आगे हाथ बांधे अदब से खड़े नजर आते थे। मैं उनकी आवाज की बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको शायद ना पता हो, और हमेशा रहूंगी। मैंने इंडियन सिंगर्स में हमेशा लता जी, लता मंगेशकर के बाद अगर किसी को पसंद किया है या सुना है तो वो जगजीत सिंह साहब हैं। उनका गाया हुआ हर गाना आप समझे कि हीरे की मानिंद है। उन्होंने जिन भी शोरा का कलाम गाया उसको 4 चांद लगा दिए। इसमें कोई शक नहीं कि जगजीत सिंह मौसीकी के एक बेताज बादशाह थे और हमेशा रहेंगे। उन्हें स्पेशली उन्होंने गालिब और कतील शिफाई की जो और मुख्तलिफ शोरा के जो कलाम को इस कदर महारत से गाया है, हमेशा के लिए अपने मदाहों के दिलों में वो घर कर गए हैं। नाहिद अख्तर साहिबा, बात में मैं इनके बारे में दिल चाहता है कि इतना कुछ कहूं कि बस अल्फाज खत्म हो जाएं और इनके लिए नहीं, वो शख्सियत ही बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शख्स नहीं। जी, बज़ाहिर तो जगजीत सिंह इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनका नाम और फन जो है वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा और जावेद रहेगा। मुबशिर साहब, मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी गजलें और गीत सुनकर मैं इतनी महव और इतनी खो जाती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मेरे ही एहसासात, सोचों और फीलिंग्स की तर्जुमानी कर रहे हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। आवाज जो है वो फीलिंग्स। नाहिद अख्तर साहिबा हमारे साथ थी। इस वक्त एक और बहुत बड़ी गुलकारा हमारे साथ हैं, और इनकी वजह शोहरत शायद, अगर हो सकता है मैं गलत ना कह रहा हूँ, लेकिन बनी जब इन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का कलाम गाया। नैयरा नूर साहिबा ने पहले गाया, उसके बाद इन्होंने, लेकिन हाल ही में इन्होंने जगजीत साहब के साथ 5 कॉन्सर्ट्स भी किए, शोज़ किए। टीना सानी कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। टीना जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। टीना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। खरी बात, मुझे आप ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था जगजीत जी के साथ? ऐसे जैसे कि एक फैन एक स्टार के साथ होता है, बिकॉज आई वॉज ग्रोइंग अप, आई वॉज अ टीनेजर इन द 70s, और जैसे आपको मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि उन्होंने पूरी एक जनरेशन को जगा दिया था, क्योंकि हम खान साहब मेहदी हसन और बेगम अख्तर और इन लोगों को तो
थोड़ा एसोसिएट करते थे कि हमारे अम्मा अब्बा सुनते हैं उनको, हमें नहीं समझ में आएगी, ही इज फार टू प्योर फॉर अस इन टर्म्स ऑफ हिज एग्जीक्यूशन। लेकिन जगजीत साहब जस्ट फायर्ड आवर इमेजिनेशन एज अ यूथ। और मुझे बिल्कुल इसमें कोई आर नहीं है कि मैंने गजल अगर पहले सुननी शुरू की है तो इट वाज बिकॉज ऑफ जगजीत साहब एंड बिकॉज ऑफ जो उनकी इतनी जो पहली ही नज़म उनकी जिस एल्बम का आपने भी जिक्र किया था, बात निकलेगी। जी हाँ, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। Everybody was singing it, but he was became more and more, I think, the voice. I think मैं एक और बात भी कहूँगी कि जब उन्होंने गालिब का कलाम पढ़ा तो मैंने शायद घर में पहली दफ़ा गालिब का दीवान निकाला और कहा कि ये पढ़ना चाहिए। Somehow he was able to come across to everybody, to so many people. अब चाहे वो उनका लहजा था, सिंप्लिसिटी थी, दिल में भी तो ऑनेस्टी होती है ना टीना जी, दिल में भी तो ऑनेस्टी होती है ना, जो इंसान के लिए काम करती है और उसके लिए फैंस बना लेती है, घर कर लेती है लोगों के दिल में। टीना सानी की आवाज़ सॉरी ड्रॉप हो गई। टीना सानी हमारे साथ थी। आपने से पहले सुना लता मंगेशकर, नाहिद अख्तर और टीना सानी के बाद जब हम ब्रेक से आएंगे तो पंकज उदास, दलेर मेहदी और जावेद सिद्दीकी और दीपक कोटानी भी हमारे साथ होंगे। ऑल ऑफ देम आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बातें बता रहे थे और सुनवा रहे थे सुरों के शहनशाह मोहतरम जगजीत सिंह साहब के बारे में। जगजीत सिंह तो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनके बखेरे हुए स्वर हमेशा उनके मद्दाहों के दिलों पे राज करते रहेंगे। इस वक्त इंडिया से, भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुरों का एक बहुत बड़ा नाम, ऐसा नाम कि जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान भर में बहुत मकबूल और हर दिल अजीज़ हैं, मोहतरम पंकज उदास साहब। पंकज उदास जी, आदाब। आदाब। आज बड़ा मैं दुख से ये कर रहा हूँ, काश मैं किसी अच्छे मौके पे आपसे बात कर रहा होता। मैं खुद आपका बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन बस क्या करें, जो ऊपर वाले का हुक्म वही हमें करना है। ये मुझे बताएं कि जगजीत साहब के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं, क्योंकि आप तो उनको बहैसियत गुलकार भी जानते थे, साथी भी, फनकार भी, शायद आपकी दोस्ती भी हो। मैं यही कहना चाहूँगा बशीर साहब कि आज का दिन बड़ा अफसोसनाक दिन है, न सिर्फ गज़ल के चाहने वालों के लिए लेकिन मौसीकी के लिए बहुत बड़ा एक अफसोसनाक दिन है, क्योंकि एक ऐसी आवाज़ जिसने लाखों करोड़ों लोगों को मुतासिर किया, एक ऐसा फनकार के जिसने 1975 में एक एल्बम अनफॉरगेटेबल, शायद आपको याद हो, जिसमें उन्होंने वो नज़म गाई थी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता। तो उस एल्बम से जिन्होंने एक तरह से कहा जाए तो एक इनकलाबी दौर गज़ल गायकी में शुरू किया, और मेहदी हसन साहब कि जिन्होंने जिसको कह सकते हैं कि गज़ल गायकी की बहुत मजबूत बुनियाद बनाई, उसके एक पिलर समान दो लोग मेहदी साहब और जगजीत साहब। मेहदी साहब अनफॉर्चुनेटली हम सब जानते हैं कि उनकी तबीयत भी बहुत नासाज है, और जगजीत भाई हमारे बीच नहीं रहे, तो ऐसा लगता है कि गज़ल की इमारत कहीं हिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े पिलर्स उनके जो है इमारत के, वो कहीं हमें जो एक हमारा सपोर्ट कह सकते हैं, फादर फिगर कह सकते हैं, वो आज हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन एक बात जरूर है कि जगजीत जी ने पूरी दुनिया में एक बात का खास, जिस बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ये कि 75 के दौर से उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की कि हमारे यहाँ और मेरे ख्याल से आपके वहाँ पे भी ज़्यादातर फिल्मों का संगीत मौसीकी सुनी जाती थी, लेकिन इन्होंने एक ऐसा दौर शुरू किया कि फिल्मों के अलावा लोगों ने दूसरा संगीत, दूसरी किस्म की मौसीकी को सुनना शुरू किया। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो जगजीत भाई ने किया, मेहदी हसन साहब ने किया। और आज मैं समझता हूँ कि एक
न सिर्फ उनकी दो चार गजल, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी का ये सफर जो है 40-45 साल का जो उनका पूरा करियर रहा, वो बिल्कुल बाकायदा तारीख में ऐसे याद किया जाएगा कि एक नेमत, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका था। पंकज जी, एक बात मैं इंटरजेक्ट करूंगा, अच्छा तो नहीं लगता जी आप गुफ्तगू करें, लेकिन मैं जगजीत साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता था। मेरी जी सबसे पहली उनसे मुलाकात हुई थी मुंबई के एयरपोर्ट पे, जी, और बहुत ही यानी उनकी लाइट हार्टेड नेचर थी, मजाक सहते भी बिल्कुल, थे, जी करते भी थे, जी और खुश जी मिजाज, खुश जी लिबास, खुश गुफ्तार जी इंसान थे वो। जी तो जब हमारी दावत पे वो लाहौर तशरीफ़ लाए यहाँ जी पे, तो जी काफ़ी लोगों को नहीं पता कि उन्होंने चंद एक चैरिटीज़ को ख़ास तौर पे बड़ा सपोर्ट किया। और हालांकि जी मेरा ताल्लुक मीडिया से है, लेकिन उन्होंने जी मुझे कहा कि यार ये मेरा नाम ना आए कहीं पे। तो जी ये भी एक उनकी शख्सियत का पहलू था जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो आपने दूसरी बात कही, तो ये मैं पता नहीं, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई जब मेरी उम्र 16 साल की थी। मेरे बड़े भाई साहब हैं, मनर उदास साहब हैं, जी हाँ। तो उनके एक कॉन्सर्ट में इंटरवल के बाद सेकंड हाफ में कहा गया कि भाई एक बहुत ही उभरते हुए गजल के फनकार हैं, वो दो गजल पेश करेंगे। तो मैं वहाँ स्टेज पे विंग्स में खड़ा हुआ था, और इन्होंने जगजीत भाई आए, उन्होंने गाना शुरू किया, और सिर्फ एक तबला था, हारमोनियम था, और कुछ नहीं था, और उन्होंने गजल शुरू की, और कहीं 1-2 मिनट में ऐसा माहौल पैदा किया कि कहीं ऑडियंस जो है वो उसमें खो सी गई। और उस वक्त ऐसा लगा कि ये आवाज, और आप जानते ही हैं जी कि उनका सबसे बड़ा एसेट था उनकी आवाज, कि उनकी आवाज में वो दर्द, वो कशिश, वो एक ऐसी ताकत, ऐसा असर। तो वो मंजर मुझे आज भी याद है कि 16 साल की उम्र में पहली मुलाकात, बाद में मुझे इंट्रोड्यूस, मैंने बड़े भाई साहब को कहा कि मैं इनसे मिलना चाहूंगा, तो भाई साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया जगजीत जी से, और तब से मेरी उनसे मुलाकात रही। बल्कि मैं उसी रास्ते पे बड़ा हुआ, सेम रोड पे, वार्डन रोड पे, जहाँ जगजीत भाई आज भी रहते हैं, और अक्सर मैं उनके घर गया 16-17 साल की उम्र में, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अंदर से आई वॉज ड्रिवन बाय पैशन, गजल गायकी, गजल। क्योंकि मेरी स्कूल और कॉलेज के दिन में मैं बेगम अख्तर और मेहदी साहब को सुनता हुआ, तो जाहिर है कि मैं भी अंदर से कहीं मेरे अंदर भी वही जज्बा था गजल के लिए, गजल गायकी के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं उनके पास जाके बैठता था। और वो कभी कभी ऐसा होता था कि वो मुझे कहते थे कि पंकज देखो, मैंने एक नई गजल कंपोज किया, सुनो। मैं समझता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट सिंगर, जगजीत जी का दूसरा एक पहलू जो है वो उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है, वो है कि ही वॉज एन अनबिलीवेबल एंड फिनोमिनली टैलेंटेड कंपोजर। अच्छा, मेरी राय में मैं अगर आप ये इजाज़त दें तो मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि उनकी एक जी बड़ी नज़र थी गज़ल को जब वो चूज़ करते थे, जी, क्योंकि बिल्कुल इंतखाब, हाँ जी जी बिल्कुल इंतखाब जो है उनका, जी वो जी बड़ा जी, एक मुनफरिद अंदाज था उनका। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से दो उनके एल्बम जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक तो उनका अनफॉरगेटेबल जो पहला एल्बम था, जी हाँ। और दूसरा उनका एल्बम था मिर्जा गालिब, जो गुलजार साहब ने एक सीरियल बनाई थी गालिब के ऊपर। उसमें जगजीत भाई ने जो सारी गजलें गाई गालिब की, चाहे वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी हो या दिल ही तो है न संगो खिश्त। बल्कि मैं 3 या 4 साल पहले मैं एक कॉन्सर्ट कर रहा था न्यूयॉर्क में, और जिसमें गुलजार साहब वाज चीफ गेस्ट। और कॉन्सर्ट के बाद पोस्ट कॉन्सर्ट डिनर था, उसमें मैं गुलजार साहब के पास बैठा था, तो वी वर टॉकिंग में और गुलजार साहब वी वर चैटिंग। तो गुलजार साहब ने मुझे कहा कि पंकज, जब गालिब बन रही थी सीरियल, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने ये जगजीत जी जो है उनका नाम मैंने चेंज कर दिया, और मैं उनको गजलजीत सिंह बुलाता था। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक ऐसी उनमें बात थी कि गजल को उन्होंने जीत लिया था, जैसे समझ लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि
बल्कि आज जब मुझे यहाँ के एक अखबार ने, बहुत बड़े अखबार ने कहा कि मैं एक पीस लिखूं उनके ऊपर, जगजीत जी के ऊपर, तो वैसे आई रोट इट विद अ वेरी हैवी हार्ट. दिस वाज द लास्ट थिंग आई वांटेड टू डू, टू राइट अबाउट हिज डिमाइस. बट मैंने उसमें यही लिखा कि वी सल्यूट गजलजीत सिंह. पंकज उदास साहब, आपके अपने भी लाखों करोड़ों फैंस हैं पाकिस्तान में। मैं उन सब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम में आए। मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाह रहा हूं कि हमारे इस ट्रेजेडी और हमारी इस बड़े लॉस में आप भी शरीक हुए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये थे पंकज उदास, बरसगीर के बहुत बड़े गज़ल सिंगर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं। हमें इंडिया से उनके एक बहुत मशहूर डायरेक्टर दीपक गटानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत। मैं बड़े अफसोस के साथ, हम आज अनाउंसमेंट हमने सुबह सुनी जगजीत जी की, आप तो उनके बहुत करीब भी थे, आप हमें उनके आखिरी दिनों के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि पता चला कि काफ़ी तकलीफ में रहे हैं वो बेचारे। जी हाँ, इनफैक्ट उसी दिन जिस दिन उनको हॉस्पिटल में लेके गए थे, हमें एक्चुअली वी वर हैविंग वन परफॉर्मेंस ऑफ हिज फॉर वन ऑफ आवर क्लाइंट्स हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, और फिर वहाँ पर जब पता चला कि वो बीमार है और वो आ नहीं पाएंगे, तो हमें एक्चुअली काफी शौक सा लगा था, क्योंकि एक दिन पहले ही उनसे बात हो रही थी और मालूम पड़ा कि ही वाज pretty fine and we were discussing about the event the next day, and then suddenly बहुत ही परेशान हो गए हम लोग। फिर we went and saw him at the hospital, and then तब से हमारे बहुत एक अजीज के मित्र है हरिहरन जी, तो हम हरिहरन जी और मैं फिर 4 दिन बाद फिर उनको हॉस्पिटल में मिलने गए थे। तो the condition was so disheartening for us to see him in that, because we've always seen I used to always call him sir, in a very, always in a very light and a hearty mood. He used to be always full of life, in spite of having experienced a lot of pain in his entire life since last so many years. मैं गटानी जी आपको एक मैंने बड़ी लाइट हार्टेड चीज़ बतानी है, अगर आप इजाज़त दें। मैंने अपने व्यूअर्स को भी बतानी है, क्योंकि जगजीत जी जो थे ना, वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत रिफाइंड था, बड़ा शार्प था। एक दफ़ा जब वो लाहौर में पहली बार आए तो मैं उनको अपने साथ लेके गया, यहाँ के एक बड़ा मशहूर है विलेज रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाना खिलाने के लिए। तो वहाँ पे एक बाजे के ऊपर और तबले के ऊपर उनके गुलकार हैं कि जो हर टेबल के इर्द गिर्द आते हैं। तो जगजीत जी को देख के उन्होंने जगजीत साहब की एक गज़ल गाना शुरू कर दी। तो जब वो करीब आके गा रहे थे तो जगजीत साहब ने मुझे कहा बड़ा मुस्कुरा के कि अनु पूछो यार, पूरी तो नहीं सुनाएगा हूँ? तो आई मीन बट मुझे क्या पता था कि ये इस तरह का भी हमें प्रोग्राम उनका अपनी ज़िंदगियों में करना पड़ जाएगा, बिकॉज फॉर मी ही वॉज लार्जर देन लाइफ। Absolutely larger than life, not only for you sir, but I think for the entire music lovers and गजल की दुनिया में तो हमें उनको बादशाह ही कहते थे। इसमें कोई शक नहीं है। आप पाकिस्तान भर में उनके करोड़ों मद्दाओं की जानिब से हमारी जो हार्टफिल कंडोलेंसेस हैं, आप प्लीज़ उनकी फैमिली तक अगर पहुँचाएंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। बिल्कुल सर, और हमें भी हमारी तरफ से यही दुआएं कि उनकी his soul is completely blessed, and I'm sure he is going to be with us forever. He will definitely rule our hearts. There is no doubt about that. There is no doubt about that. दीपक गटानी जी इंडिया से ज्वाइन हमें कर रहे थे। दीपक गटानी वेरी फेमस डायरेक्टर ऑफ द सदर्न फिल्म, साउथ इंडिया के फिल्म डायरेक्टर हैं, बहुत मशहूर। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इंडिया से और भी बहुत से स्टार्स हमें ज्वाइन करेंगे, खुद पाकिस्तानी स्टार्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे पंकज उदास साहब की, उनके साथ दीपक गटानी साहब भी हमारे साथ थे। इस वक्त हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत बड़ा नाम, स्पेशली पंजाब का बहुत बड़ा नाम, दलेर मेहदी साहब। दलेर मेहदी साहब, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रॉम पाकिस्तान। गुड इवनिंग जी, और बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, दुनिया का और पाकिस्तान जितने भी और फैंस हैं कि आप सबने इतना रिगार्ड, इतना बड़ा प्यार दिया है हिंदुस्तान के आर्टिस्ट सरदार जगजीत सिंह जी के लिए, जो आप इनके याद में सारी बातें कर रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद बहुत ही खुशी भी है कि उनके फैंस वहाँ पे और आप सब
पाकिस्तान में होके उनके लिए बात कर रहे हैं, इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी है। मुझे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आप कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, किस किस्म के इंसान थे, क्या था? ज़ाती जिंदगी के लिए मैं अगर बताऊँ आपको कि जो है जितनी मुलाकात मेरे साथ रहती थी या होती थी, बहुत ही कमाल इंसान थे। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी एल्बम जो बोलो तारा रारा वो 95 में आई थी। 95 से पहले 94 में एक बार जगजीत भाई ने मुझे दिल्ली में मीटिंग करने के लिए बुलाया। तब मेरी एल्बम का कोई सीन नहीं था कि मेरी एल्बम आनी, लेकिन नाम जानते थे लोग मेरा। और जगजीत भाई ने बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि एक शो हम लोग करें स्टेडियम में और आप मेरे साथ उसमें गाओ। और मैं बहुत हैरान था कि बिल्कुल नया मेरा अभी चेहरा था, लोग अच्छी तरह जानते नहीं थे, एल्बम आई नहीं थी। तो मैं उनको हरदम पाजी करके बोलता था, मैं क्या पाजी आप जितना तुसी कहो मैं तैयार है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जान आ रही ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ फैन है। तो उन्होंने मुझे एक सरप्राइज ये दिया था कि अम्बेडकर स्टेडियम था दिल्ली में जहाँ शो था, और वहाँ पे पाजी ने खड़े होके हारमोनियम के साथ डंडे तो गजने में बैठ के गाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने खड़े होके बहुत सारे पंजाबी गाने, कुछ हिंदी गाने मेरे साथ उन्होंने मतलब बकायदा डांस किया। ये बहुत कम लोगों को पता है। ये अम्बेडकर स्टेडियम में शो था, 35,000 लोग थे। तो एक तो मुझे वो याद नहीं भूलती है। और उसके बाद फिर जब मेरी बोलो तारा रारा आई तो मैं उनको स्पेशली मिलने गया और बोलते भाई हाँ, बहुत बात ऐसे करते थे बहुत सीधी, हाँ भाई कितना है की करना है बस। मैं क्या पाजी ਤੁਹਾਡੀ ब्लैसिंग लेना आया और ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना आया और औता मेरी हरदम हैगी तेरे नाल और 10 कुछ। वो उस वक्त रियाज कर रहे थे। ये बात है सुबह मैं 10 बजे पहुंचा था, पैडर रोड में वो रहते थे। सुबह 10 बजे उनके फ्लैट पे गया तो मुझे फिर वहां जाके पता लगा कि जगजीत साहब रोज सुबह 7 से 10 उनका ये एक रूटीन ऐसा बना रखा था उन्होंने कि वो रियाज करते थे तानपुरे के साथ। बकायदा तानपुरा छेड़ के अकेले बैठे होते थे। मैं क्या बाजी हुण भी रियाज कर दे? तो बोले यार दलेर अगर जिंदगी च कुछ बनना है ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਆਜ਼ ਛੱਡੋ ਤੇ ਗਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ 100 साल की कुछ काम ही ना कर सके। जो रियाज करोगे तो 100 साल तक लोग कहेंगे, जब भी आवाज लगाओगे तो लोग कहेंगे यार क्या बात है। तो ऐसी बातें उनके साथ बैठ के इतना नाची बंदा होके इतनी जगह पे पहुंच के भी उनका रोज रियाज, फिर मस्ती काफी करते थे। मुझे याद है कि माइकल जैक्सन जब इंडिया में आए शो करने के लिए तो उस वक्त सारी इंडस्ट्री शो देखने के लिए कायल थी। मैं भी दिल्ली से बॉम्बे पहुंचा और जब मैं हॉलिडे इन होटल से निकल रहा था तो पाजी एंटर कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, कहते अच्छा भाई किधर जा रहे हो? मैं क्या जी पाजी मैं जा रहे हैं उत्थे माइकल जैक्सन का शो देखने। तो इतनी जोर से मेरा हाथ दबा के बोलते अच्छा हम तो कूड़ा नहीं सुन जाएगा। है भाजी वरना सोना गांदा है। कहते यार वो कूड़ा है ठीक है, आज मेरा शो है, तू मेरे शो पे चल और मेरा गाना है सुन, तू नहीं जाएगा वहाँ पे। तो मैंने उसी वक्त अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैं कहा भाजी मैं वहाँ से आया था लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जान हाजिर है, तुझसे माइकल जैक्सन फिर मैं सुन लूंगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठना बहुत मेरे लिए खुशी की बात। तो मुझे अपने साथ ले गए। और मजे की बात बहुत कम लोगों को पता है कि वो हारमोनियम को खुद ट्यून कर लेते थे, बेसुरे हारमोनियम को खुद वो अपने हाथों से ट्यून कर लेते। तो ऐसे बड़े आर्टिस्ट और कलाकार ऐसे जिनको 4 जनरेशन ने एक सा प्यार किया है, यूथ ने एक सा प्यार किया है, बुजुर्ग ने एक सा प्यार किया है। अल्लाह ताला उनके ऊपर भी, उनके घर वालों के ऊपर, सुगवारों के ऊपर रहमत करे। और दलेर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया जगजीत से आपको ट्रिब्यूट देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त इंडिया से शामिल गुफ्तगू हैं जावेद सिद्दीकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर आप फिल्मों में नाम देखते हैं, क्रेडिट्स पढ़ते हैं तो जावेद सिद्दीकी साहब बहुत बड़ा नाम है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, जो स्क्रीन प्ले राइटर हैं। और इनकी एक फिल्म मैं सिर्फ बताऊंगा, बाकी फिल्में नहीं मुझे बतानी क्योंकि इनकी शान में तो अभी प्रोग्राम नहीं हो रहा। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं आप? मैं जावेद साहब जब पिछली बारी आप पाकिस्तान में आपसे कुछ साल पहले मुलाकात हुई थी तो जगजीत साहब हाल ही का उस वक्त दौरा करके पाकिस्तान से वापस लौटे थे। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान में आपको कितने मद्दाह उनके मिले, यानी लाखों की तादाद में, पता नहीं कितने, मैं तो नहीं गिन सकता।
लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं है। जगजीत सिंह में वो ऐसी कौन सी खूबी थी कि जो ज्योग्राफी को, सरहदों को पार करके दिलों पे राज करना शुरू कर दिया? तो वैसे साहब मेरा ख्याल ये है कि उनकी एक खूबी तो दुनिया जानती है कि उनकी आवाज जो थी वो बेमिसाल थी, लेकिन उनकी दूसरी खूबी ये थी कि वो आदमी भी बहुत ही बेमिसाल। बेशक, जिससे एक मर्तबा मिले उसको उन्होंने अपना कर लिया, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला कि जिससे जगजीत एक मर्तबा मिले हों और फिर वो जगजीत का गिरविदा न रहा हो या जगजीत की बातें उसने न की हों। उसमें एक अजीब पुरखलूस शख्सियत थी। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था कि जैसे उनका खमीर जो है वो कुछ खुलूस और मोहब्बत को गूंद के बनाया गया है। इस किस्म के कैरेक्टर थे। जावेद साहब, जो बहुत लोगों को इल्म नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से मैं बता सकता हूँ, हिंदुस्तान का मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे सामने उन्होंने कई चैरिटीज़ को सपोर्ट भी किया और मुझे बार बार कहा कि जी ये नाम ना पता चले कि मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उनको तशहीर अच्छी नहीं लगती थी इन चीज़ों की। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो यहाँ भी इस किस्म के बहुत सारे काम करते थे, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी खामोशी से मदद किया करते थे, बहुत से अदारों की बहुत सारे वो किया करते थे। लेकिन मैं एक उर्दू के खादिम की हैसियत से और एक उर्दूदा की हैसियत से मैं समझता हूँ कि उनका सबसे बड़ा एहसान जो है जगजीत सिंह का, वो है कि उर्दू गजल को हिंदुस्तान में जिंदा रखना, बल्कि इस हद तक पॉपुलर बना देना कि लोग फंक्शंस में और प्रोग्रामों में जहां उर्दू आमतौर पर नहीं समझी जाती है, उन फंक्शंस में लोग अगर गालिब और फैज गाने लगे और कैफी को गाने लगे तो आप सोच समझ सकते हैं कि उस आदमी का असर क्या होगा और उसकी पॉपुलैरिटी का क्या आलम होगा। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। इस वक्त हिंदुस्तान में हम अपनी जबान के लिए तो हम बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत हद तक कामयाब भी हैं, हमारी हुकूमत भी काफी हमारा साथ देती है। लेकिन आवाम तक पहुंचने में दो तीन चीजें जो हैं उन्होंने बड़ा, एक तो हमारी फिल्में जिनमें उर्दू का हमेशा बोलबाला होता है, और दूसरे ये इस किस्म के सिंगर। अब आप देखिए जगजीत को कि जगजीत अच्छे फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता निकाला, और वो भी एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही मुश्किल था, गजल, और वो भी कठिन रास्ता था जी, बहुत कठिन। लेकिन उन्होंने 40 साल तक हुकूमत की, और जो काम मैं कहूँगा हुक्मरानी की है, हुक्मरानी की है। बिल्कुल सही लफ्ज़ हुक्मरानी है। जो काम मेहदी साहब ने गजल को री इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान में और फिर उसके जरिए से पूरे एशिया में, मैं समझता हूँ कि उस चिराग को अगर किसी ने हमारे इलाके में जलाए रखा है तो वो जगजीत है, और ये उनका बहुत बड़ा एहसान है, जिसे कम से कम कोई उर्दू वाला तो ये नहीं कह सकता कि ये एहसान किसी भी दूसरे बड़े एहसान से कम है। जावेद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ बरे सगीर पाक व हिंद का बहुत बड़ा नाम, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जगमगाता सितारा गुलजार हमारे साथ हैं। गुलजार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलजार साहब, जगजीत साहब हमारे दरमियान नहीं, गो उनके सुर, उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों पर राज करेगी, लेकिन आपने तो उनके साथ बहुत काम किया, ख़ास तौर पे मिर्ज़ा गालिब के हवाले से जो सीरीज़ या सीरियल आप लोगों ने बनवाया, तो आप कुछ हमें बता सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं जगजीत जी के बारे में? मैं देखिए तफसील में बात करने का मौका तो नहीं है, क्योंकि जख्म बहुत ताज़ा है और बस वो गम अभी गले से उतरा नहीं है, और क्योंकि उन्हें अभी मॉर्ग में रख दिया गया है, कल सुबह लेकर जाएंगे बॉडी, और उनके भाई और जितने रिश्तेदार हैं वो पहुंच रहे हैं, दोस्त यार बहुत जगहों से पहुंच रहे हैं यहाँ पर,
मैं अभी बस लौटा हूँ वहाँ से, कल सुबह फिर जाऊँगा। तो वो मट्टी अभी बड़ी ताज़ा है, अभी ठंडी नहीं हुई, अभी तक हाथ रखो तो गर्मी पता चलती है। तो इसलिए यादें तो फिर कभी आगे चल के शेयर करेंगे, लेकिन जो किया है वो दुनिया जानती है। तो उनके साथ बहुत कुछ शेयर किया है। गालिब की आवाज़ तो उन्हीं से मिली थी, और मेहदी साहब वहाँ गज़ल के शहनशाह बैठे हैं, उनके लिए वो दुआएं किया करता था। वहाँ पे भी जाके प्रोग्राम लेकर आया था और दुआ करता था उनके लिए। वो करते करते वो दुआ में फिर लगता है वो सजदे से उठा ही नहीं, तो वहीं से चला गया वो। मेहदी हसन साहब के मुतालिक गुलजार साहब, आपको एक बात मैं आपसे शेयर करूं कि जब जगजीत जी आए थे यहाँ पे, तो हमारी उनसे काफ़ी मुलाकातें भी थीं उस ज़माने में। तो सबसे पहले बहैसियत आर्टिस्ट उन्होंने मेहदी हसन साहब की खिदमत में एक हदिया दिया कि उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए, हमें अपने आर्टिस्ट कम्युनिटी को ख़ुद से हमने उनके इलाज मुआलजे की हेल्प करनी है। तो उनमें तो ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा थी। और वो बहुत बड़े मद्दाह थे मेहदी साहब के, और कौन नहीं है मेहदी साहब का मद्दाह, कौन नहीं है। हम हैं आज तक इसी तरह से इबादत की तरह नाम लेते हैं उनका। और ये तो हमेशा कहता रहे, जगजीत तो हमेशा कहते थे। और जगजीत को के मैं तो अक्सर बातचीत करते हुए कहीं तारुफ कराना, तो मैं तो इसे गजलजीत सिंह कहा करता था, मिलाया करता था लोगों से। तो और यही था कि वो जो अब मैं क्या कहूँ, अभी इस वक्त मौका नहीं है बात करने का। गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें साथ ज्वाइन करने का। ये थे गुलजार, हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जगजीत सिंह हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन जगजीत सिंह के बारे में और लोग क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। अब वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपने सुनी बातें लता मंगेशकर, पंकज उदास, टीना सानी, नाहिद अख्तर, दलेर मेहदी, जावेद सिद्दीकी और दीपक गुटानी, और फिर गुलजार साहब की इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़ा एक नाम और पॉप आइकॉन हदीका कियानी ने हमें ज्वाइन किया। हदीका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग खरी बात। मुझे बड़ी क्विकली ये बताएं कि आप जगजीत के बारे में क्या बता सकती हैं हमें और उनके फैंस को। देखिए, मैं यही कहूँगी कि मैं और इरफान तकरीबन 4 साल पहले इंडिया गए थे, और हम लोगों ने इनका संगीत स्टूडियो जो है वो विजिट किया, और हमने तकरीबन 3-4 दफ़ा विजिट किया। और वहाँ पे हम लोगों ने यही देखा, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और जो हम लोगों की इनसे मुलाकात हुई, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी हैं, और अपने म्यूज़िक से इतना लगाव रखते हैं कि जिस तरीके से आपके शो में ऑलरेडी भी लोग बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रियाजत में, और हम लोग मतलब मैं एज अ जूनियर आर्टिस्ट एज कम्पेयर टू हिम, तो मैं तो बहुत इस चीज़ से इंस्पायर होती थी कि एक ऐसे लेवल पे एक इंसान लेजेंड बन के भी इतनी रियाजत कर रहा है और थ्रू आउट स्टूडियो में है। तो मेरा और इरफान का तो बिल्कुल वी वर टोटली एक, जैसे कहते हैं ना कि एक लिविंग लेजेंड को उस तरीके से। फिर मैंने अपनी अम्मी की बुक उनको दी, तो उन्होंने, हमें था कि जैसे वो उर्दू उनको नहीं पढ़नी आती होगी, तो जब उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा, ये उसमें से उन्होंने कुछ पेपर्स के ऊपर निशान लगा दिए कि ये वाली बहुत अच्छी, आप अपनी वालदा को कहिएगा कि ये बहुत अच्छी पोइट्री कर रही हैं। तो मैंने कहा, आपको कैसे ये उर्दू पढ़नी कैसे आ गई है? तो कहते हैं कि गज़ल गानी आती हो और उर्दू ना पढ़नी आती हो, ये चीज़ ये हो नहीं सकता। तो मैं समझती हूँ कि उनका सवाल नहीं आया, ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी पीक ऑफ हिज करियर थ्रू आउट उन्होंने रूल किया है। और मेरे ख्याल में हम लोग तो बचपन से उनको सुनते हुए आ रहे हैं, और उनका म्यूज़िक जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका म्यूज़िक टाइमलेस है, उस पर कोई टाइम की बंदिश नहीं है, वो किसी भी वक्त में सुना जा सकता है। और मेरे ख्याल में आज से 50 साल बाद भी अगर आप उनका म्यूज़िक सुनेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन सुनेंगी, तो उस म्यूज़िक को एंजॉय करेंगी। और थैंक यू वेरी मच हदीका कियानी। मैं एंड में सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, और ये वही बात कहूँगा जो जगजीत सिंह ने पहली बारी पाकिस्तान में कही थी, और आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट समरी, कि तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर इसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।